नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है कोरोना की वजह से और शिक्षण संस्थान सभी बंद हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है और ऐसा सुनाई भी दे रहा है कि कोरोना के केस उत्तराखंड में लगातार घटते जा रहे हैं और सरकार आगे 1 जून से लॉकडाउन में कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शिक्षण संस्थान खुलें और जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके लिए हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नोटिफिकेशन जारी हो और उनकी परीक्षा तिथि घोषित हो। तो ऐसे में आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप जो आने वाली सभी परीक्षाएं आपने जिनकी तैयारी की है, आप जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनके लिए आप अपना प्रयास जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। वैसे भी ये कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आपके पास समय मिलता है घर पे, तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखिए, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में मैं आज एलटी भर्ती परीक्षा हेतु एक विशेष वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्नों को चुना है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो अभ्यर्थी एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन आपने 30 सवाल शिक्षण अभिरुचि के हल करने ही होंगे। ये 30 सवाल सभी के लिए एक समान होंगे, ठीक है। तो ऐसी ही श्रृंखला में आने वाले दिनों में लाता रहूँगा। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें मैंने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 50 प्रश्नों को लिया है, 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को। इन प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके प्रश्न किस तरीके के पूछे जाने हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए आप शिक्षण अभिरुचि से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो इसके विकल्प हैं, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा व मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों का विश्वास है, ठीक है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान छात्रों का विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा अध्यापक वह है जो, इसके विकल्प हैं, मेधावी व परिश्रमी हो। अगला है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी होगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? पहला विकल्प, लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी। तो तीसरे का सही उत्तर होगा ये सभी। इसके अंतर्गत शिक्षा से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वासों में कमी भी आती है, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, ये सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ठीक है, आप एक शिक्षक के रूप में स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो इसके विकल्प हैं, अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, ठीक है, बहुत गंभीर होकर। क्योंकि क्योंकि जो शिक्षक की छवि होती है, जिस छवि के रूप में आपको, जिस रूप में छात्र विद्यालय में देखता है, तो आपका चरित्र वैसा ही उसे नज़र आना चाहिए, एक गंभीर व्यक्तित्व। तो आप जब विद्यालय के बाहर भी उससे मिलते हैं तो बहुत गंभीर होकर आपको उससे मिलना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाँ, अगला प्रश्न है शिक्षण क्या है? तो इसके विकल्प हैं, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है। तो इसका उत्तर है एक कौशल है। ठीक है, ये आपने जब बीएड वगैरह किया होगा, बीएड या बीटीसी वगैरह, डीएलएड जो भी आप करते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है शिक्षण क्या है, एक कौशल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि शिक्षा का संबंध छात्रों को देनी है। ठीक है, तो शिक्षा छात्र केंद्रित ही होनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो छात्र केंद्रित होगी। तो इसका विकल्प होगा ऑप्शन बी, विकल्प बी, छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है या शिक्षाविदों का है? ठीक है, तो चूंकि शिक्षण की जो समस्याएं हैं, आप अपने स्तर पर देखिए कि शिक्षण शिक्षक से संबंधित है। ठीक है, तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है शिक्षकों का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो विकल्प हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो शिक्षक की योग्यता व आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके छात्र, उनके शिष्य। ठीक है, क्योंकि शिष्यों से छात्र बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आता है, इसलिए शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य। तो इसका विकल्प बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका विकल्प होना चाहिए विकल्प डी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, कि उन्हें केवल नौकरी के लिए तैयार करना या मानसिक योग्यता का विकास करना ही नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन में कामयाब हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षा की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या ए और बी दोनों को। तो इसका विकल्प है विकल्प डी। ठीक है, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, ए व बी। तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान, और शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके विकल्प ए और बी सही होंगे, तो इसका विकल्प डी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी या विकल्प डी। तो एक प्रधानाचार्य में ये सभी गुण होने चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समान भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, और ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी गुण प्रधानाचार्य में होना चाहिए। तो इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बाल केंद्रित। ठीक है, तो तो इसका विकल्प होगा बाल केंद्रित। ठीक है, यानी विकल्प डी सही होगा कि शिक्षण की जो योजना पद्धति है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है क्या है?
एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण या अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प ए। ठीक है, यहाँ पर यह अध्यापन होना चाहिए। ठीक है, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, तो इसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, विकल्प हैं समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो इसका विकल्प जो है वह ए सही होगा, क्योंकि समाज तथा छात्रों के प्रति अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना या ये सभी। तो इसका उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, स्कूल का नीरस वातावरण। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के प्रति तभी आकर्षित होते हैं जब रुचिकर विषय मिले। तो अगर विद्यालय छात्र को नीरस लगता है उस विद्यालय का वातावरण, तो तब स्कूल से भागने या पढ़ाई छोड़ने की घटनाएं सामने आती हैं छात्रों की। तो इसका विकल्प होगा विकल्प ए, स्कूल का नीरस वातावरण। अगला प्रश्न है अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा या अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा विकल्प सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए और बी दोनों के लिए। तो इसका विकल्प है विकल्प डी। इसका उत्तर है विकल्प डी सही होगा। महिलाओं के लिए शक्ति और सत्ता का स्रोत है और पिछड़ों के लिए भी शक्ति और सत्ता का स्रोत है शिक्षा। ठीक है, बालकों के लिए तो खैर है ही, तो इसका विकल्प ए और बी यानी विकल्प डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा विकल्प सी। इसका उत्तर होगा विकल्प सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। ठीक है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, क्योंकि स्वावलंबी के अंतर्गत सारे ये तत्व आ जाते हैं, विद्वान, अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सारे तत्व स्वावलंबी शब्द के अंतर्गत स्वतः आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी। शिक्षा हमें इसलिए ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को शिक्षा स्वावलंबी बनाती है। अगला प्रश्न किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, विकल्प है प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। ठीक है, तो इसका उत्तर है विकल्प सी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक प्रकार का जो कक्षा नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें अध्यापक के साथ में छात्र सहभागिता भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस यानी जो
पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पड़ती है, प्राइमरी कक्षाओं में, या उसकी आवश्यकता कहाँ अधिक पड़ती है, ये प्रश्न है। तो प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में कहाँ सबसे अधिक कहाँ पड़ती है? तो इसका विकल्प है विकल्प ए, ठीक है। तो प्राइमरी कक्षाओं में अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का विस्तार, या ये सभी। तो इसका उत्तर सही विकल्प होगा विकल्प ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात कही गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, विकल्प ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, क्या आशा करता है? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, ठीक है। तो अध्यापक यानी ये प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या अपेक्षा करता है? समर्पण निष्ठा की भी करता है, आज्ञा पालन भाव की करता है, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी अपेक्षाएं प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, यानी अभिभावक जो अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या डी ए और बी दोनों की, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, ए और बी दोनों, यानी निष्पक्ष व्यवहार की आशा करते हैं और सहानुभूति एवं प्रेम की आशा अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से करते हैं, क्योंकि अगर निष्पक्ष होंगे तो ज्ञान भी समान रूप से वो बालकों को देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर है विकल्प सी, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, ये होना चाहिए, ठीक है। किसी भी विषय पर, किसी भी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए अगर कहा जाए तो सहर्ष तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक को किसी भी विषय पर बोलने की क्षमता और एक आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए कि वो किसी भी विषय पर कुछ ना कुछ जरूर बोल सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या असंभव है, ठीक है। तो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिकता में हमारी संस्कृति भी छुपी हुई है, ठीक है। तो अपनी संस्कृति से परिचित कराना हर नए छात्र को आवश्यक है, ठीक है। तो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, इसका विकल्प बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, ठीक है। तो विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। तो अर्थात ये सभी उपलब्धियां इससे प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, या सहृदयता। तो इसका उत्तर होना चाहिए विकल्प सी, प्रभावी अभिव्यक्ति, ठीक है। किसी भी विषय
किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हृदय हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए विकल्प डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, आपकी धारणा होना चाहिए। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, इससे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षक के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने की एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेलों के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, खेलों के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परिरक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, शिक्षकों को निर्देश। ठीक है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से शिक्षकों को निर्देश भी इसमें सम्मिलित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। अगला प्रश्न, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। ठीक है, तो सभी बच्चों की अगर एक ही समस्या है तो उनका जो समाधान होना चाहिए वो सामूहिक ढंग से होना चाहिए, इसका विकल्प बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है, एक मित्र के रूप में आपके आलोचक के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहा भी गया है कि निंदक निरे राखिए आंगन कुटी समाये, क्योंकि जो आलोचक होता है वो आपके अवगुणों से आपको परिचित कराता है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, या वह उत्तम व्यक्ति हो। ठीक है, उत्तम वक्ता हो। तो क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इसका विकल्प होगा विकल्प ए, वह दंड देने वाला हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से या जोर से बोलकर। तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, श्रोता के स्तर को जानकर। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्मगुरु के ऊपर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए विकल्प ए, स्कूल के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है।
ठीक है, तो कौन सा बोझ होना चाहिए वो? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ। तो कौन सा बोझ अपेक्षित नहीं है? तो इसका विकल्प होना चाहिए विकल्प सी। ठीक है, गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उनके लिए गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना। तो जाहिर है, जब कोई भी छात्र किसी अध्यापक का प्रगति करता है तो उसे अ, आत्मसंतोष की भावना महसूस होती है। ठीक है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य की व्यक्तित्व का या छात्र छात्राओं का? तो शिक्षा के माध्यम से जो कल्याण होता है वो समाज के सभी वर्गों का होता है। यह विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसे देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विचारों को, उच्च विचारों को या आस्था को? तो इसका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, क्योंकि आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है, इसलिए अध्यापक के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या करता है तो आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगी, छात्रा को चुप रहने को कहेंगी या स्वीकार कर लेंगी, दूसरे दिन अच्छी तरह तैयारी करके आएंगी? तो इसका विकल्प है विकल्प सी, स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रुटियों को स्वीकार करना एक महानता है, बड़प्पन है, जो कि सुधार के अवसरों को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? तो इसका विकल्प होगा विकल्प बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? तो प्रौढ़ शिक्षा किनके अधिकार में होना चाहिए? सरकार के हाथ में होनी चाहिए या शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या उपरोक्त सभी के हाथ में? तो इसका विकल्प सही विकल्प होना चाहिए विकल्प सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे? तो इसका उत्तर है विकल्प डी, अभिभावक को लिखेंगे, क्योंकि अगला स्टेप यही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब होना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? एक शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता। ठीक है, तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका अनिवार्य है? शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता सराहनीय है, जिससे कि वो छात्र अनुशासन कक्षा में बना सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो इसका उत्तर है विकल्प बी, प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। अगला प्रश्न,
किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो इसका उत्तर है विकल्प बी, हर्बर्ट ने। ठीक है, विकल्प बी, हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। ठीक है, तो ये मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन 50 शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन हल किए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और इससे आपकी एक तैयारी भी एक तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि शिक्षण अभिरुचि में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपने उनको किस तरह हल करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने अभ्यास को बढ़ाइए। अभी कोरोना के केस घटते जा रहे हैं, हो सकता है सरकार कुछ ढील दे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी हो, परीक्षा तिथि घोषित हो, तो आपने अपने प्रयास को जारी रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए, बार बार देखिए, इससे आपकी अच्छी तैयारी एलटी भर्ती परीक्षा के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्रयास को जारी रखिए और कोरोना में अपना ध्यान रखिए, कोरोना अवधि में अपना ध्यान रखिए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह का प्रयोग करें और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।